के अंदर एक ये चीज हमने दी कि टीचर चेंज वाली बात की वजह से एक थोड़ा सा एक इश्यू आ गया था। तो इसके लिए मैंने आपको सैंपल मॉक एग्जाम के सवालात की लिस्ट दी है। और उस सवाल के पेपर पैटर्न के कंटेक्स्ट में बात करते हैं कि आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर रेशियो से आप 7 से 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे, लेट मी वेरीफाई दिस अगेन। सही है। वो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन शीट के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक आप एक्सपेक्ट करें, और ये रिकॉर्डिंग वालों को भी इसका एडवांटेज हो जाएगा। और ये पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 तक मौजूद है, पेज 1 और पेज 2 के केस में। तो ये पेज नंबर 1 से 2 तक इस चीज के बारे में डेटा मौजूद है। देन इसके बाद आपको मैंने ये कहा हुआ था कि अपार्ट फ्रॉम दिस आप, यस दिस वन, लेट मी पेन, अच्छा मैं डिजिटल पेड यहाँ पे उस तरीके से नहीं चल रहा, लैपटॉप पे सिंक्रोनाइजेशन। अच्छा, देन मैंने इसके बाद मैंने आपको कहा हुआ था कि मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी से कोई सवाल करवाऊंगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आप, उसके बारे में हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये हमारा फर्स्ट सेशन था, ये हमारा सेकंड सेशन था, और उसमें भी आप 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन शीट की अगर मैं बात करता हूं, तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन शीट के अंदर पेज नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 18, 16, 29, 31, 35, 4A, 4B और 4C और 4D या 4E की तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करें। तो ये मैं कहूंगा पेज नंबर 2 से 3 तक जितने भी सवाल आते हैं, सही है, पेज नंबर 2 से लेके 3 तक जितने भी सवाल आते हैं, इन 5 से 6 बेसिकली देखा जाए, अगेन 5 to 6 क्वेश्चंस हैं, ABCD पार्ट अपनी जगह। इससे भी आप कोई एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें वैल्यू चेंज करते हुए। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला पर्सपेक्टिव भी हो गया। अभी मैं इसमें से अगले चैप्टर पे आने के बाद वो भी डिस्कस कर रहा हूँगा अगले। देन इसके बाद मैंने आपको एक और तीसरे चैप्टर के बारे में कहा था, स्टॉक वैल्यूएशन या बॉन्ड वैल्यूएशन। इससे भी आप कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें, तो उसके बारे में मैंने आपको हिंट दी हुई थी। और वो हिंट क्या थी, मैं बेसिकली वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स की बात करते हैं। लेट मी चेंज माय पेन ताकि किसी हद तक आइडिया हो। वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अच्छा, इस वक्त मैं जिस लैपटॉप से अपना डिजिटल पेड यूज कर फाइनेंशियल एसेट्स की बात करते हैं, कंट्रोल जेड, एक मिनट, उसमें कहीं ना कहीं पर वो नहीं है, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर मेरे डिजिटल पेड का लिंक नहीं है, मुझे मौका नहीं मिला, तो इस वजह से थोड़ी सी सिंक्रोनाइज है। वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट में आप स्टॉक का वैल्यूएशन भी प्रेफर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बॉन्ड वैल्यूएशन भी प्रेफर कर सकते हैं। और इसके लिए मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, तो हम जाते हैं पेज नंबर 4 पे, और पेज नंबर 4 पे 2A भी आपके पास मौजूद है, टू क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये जो सवालात हैं ना, ये दो सवालात, इन दोनों सवालात की प्रैक्टिस कर लें, तो इसका मतलब पर कौन से सवाल आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, A B पार्ट, C पार्ट और A और B पार्ट, ये दो सवालात आप कर लेते हैं, तो इसको भी आप एक सवाल एक्सपेक्ट करें, वैल्यू चेंज करके आप इसकी भी प्रिपरेशन में आ जाएंगे। और मैं अपने पहले सेशन में देखा जाए तो रेशियो कवर करा चुका हूँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी दूसरे फेस टू फेस फिजिकल सेशन में करा चुका हूँ। उसके ब्रेक से पहले हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी किया था, और ब्रेक के बाद हमने बॉन्ड और स्टॉक वैल्यूएशन किया हुआ था। ऐसा ही है, एग्री करेंगे? आई होप सब मेरे साथ मौजूद हैं। अरीबा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं, आपने हाथ उठाया है। सर टाइम बजट मनी में ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लोग को नहीं आता है, उसमें आपकी मैं आवाज पूछूंगा टिप्स। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, वापस बोलें। सर उसके टाइम बजट मनी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें नहीं आते, उसके अंदर जो मैंने अमोटाइजेशन प्रैक्टिस में क्वेश्चन नहीं, जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिए थे। वो मैं आपने फाइनेंस करने के लिए दिया था, तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें नहीं आ रहे। ओके, अगेन मैंने आपको कहा था, यस, उसके लिए हम जो इस सैटरडे को मेरी क्लास होगी, उसमें आपको इन सवालात में से जिनमें मसला होगा ना, वो जरूर पूछिएगा फेस टू फेस। जैसे कि आप सर बताएं कौन सा सवाल आपने किया और नहीं आता, आप वो मुझे बताएं, मैं अभी भी डिस्कस कर सकता हूँ आखिरी में 8 बजे जब टाइम बचेगा। तो बताइए। आपने किए हुए हैं ये सारे सवाल, या पढ़ के छोड़ दिए, मुश्किल है तो नहीं आता?
या कोशिश की है? सर कोशिश करी है सर मैंने, लेकिन मुझसे नहीं हो रहे सवाल। नहीं, अगेन नहीं हो रहे थे तो जितने हुए थे वो दिखा दें। मैं कहूंगा कि सर वो आप फेस टू सुने सैटरडे वाले दिन आप मुझे वो दिखा दीजिएगा, तो वो मैं देख के कह दूंगा कि आप फाइनल के लिए जितनी प्रिपरेशन की उतनी काफी है, या इन दो और सवालात को भी देखने की जरूरत है। ठीक है? ओके सर। मतलब आप, अगर मैं 6 सवाल कह रहा हूं और आपसे 4 नहीं हो चुके हैं और 2 नहीं हो रहे, तो वो 2 बता दूंगा। लेकिन अगर एक हुआ है और ओके सर। 5 नहीं हो रहे, तो इसका मतलब कुछ मसला है। ठीक है? तो उस मसले के हल को उस वक्त मैं फेस टू फेस डिस्कस करूंगा। एम आई क्लियर? ओके सर, 5 तो हो गए, बस 2 नहीं हो रहे। हाँ, तो बस वो जो 2 हैं वो मैं देख के बता दूंगा, जो 5 हुए हैं उनका सॉल्यूशन देखकर कि हाँ आपने इतनी तैयारी की, इससे फाइनल निकल जाएगा। वो 2 हो सकता है सचमुच मैंने एग्जाम में ना दिए हों, तो मैं कहूंगा कि अगर आप अपनी लर्निंग के लिए करना चाहें तो समझा देता हूँ, लेकिन एग्जाम के लिहाज से उसको इग्नोर कर दें, ये मैं कह दूंगा उस वक्त सैटरडे वाली क्लास में। उससे आप रिलैक्स हो जाएंगी। एग्री करती हैं? हरीबा, हम डिस्कशन कुछ कर रहे थे, मैंने कुछ पूछा कि आपको बात आ गई समझ में? सर आ गई। ठीक है, चलें। ओके। सो अच्छा, अब मैं आते हूँ। अच्छा, इस वक्त बैकग्राउंड में मेरे पास अजान हो रही है, तो 2 से 3 मिनट वेट कर लेते हैं अजान के बाद। मीनवाइल मैं ये रेडी कर लेता हूँ आगे की चीज। कब तक है सर आप? ऑनलाइन क्लास से 8 बजे तक तो हूँ। चाय फिर आपको इधर? हाँ, चाय पीते हैं। चाय मुझे 7, 7:30 बजे दे जाना, 7 बजे अगर इजीली। चाय जैसी बनेगी मैं ले आऊंगा। हाँ बस, आगा नहीं नहीं, चलो हाँ जैसे बनेगी लेकर आ जाओ, सही है, डन। ओके, सो यहाँ पर अजान एंड हुई, लेकिन लेट्स चेक दिस। ये ज्यादा बड़ा हो गया था। हाँ, एक मिनट, ये कैसा कैसे हो रहा है? ओके, हाँ दिस वन, स्नैप टूल प्रिंट स्क्रीन, फुल स्क्रीन के बजाय विंडो, और लेट्स चेक दिस वन। यस, दिस वन।
अच्छा, मुझे सिर्फ इस सवाल को ही कट पेस्ट करना है, इसके बाद जरूरत नहीं है, फिर इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज अभी मैं कैपिटल बजटिंग के इस सवाल को सॉल्व करूंगा, क्योंकि इस तरह इस सवाल की मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है, तो हम प्रॉपर ब्रीफिंग के साथ इसको देख रहे होंगे। ओके, माय माय इज माय माय ओपन, हाँ सही है। ओके, सो अगेन, अच्छा वापस मैं पीछे चले जाता हूँ, एक वो वाली चीज जो बताना भूल गए थे, दिस वन हेयर। ठीक है, यस। अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर पहले तक ये बता रहा था कि आपके तीन सवालात इन चैप्टर से आ रहे होंगे, रेशियो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और रेशियो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स है। सही है। अगर रेशियो से लिहाज से बात करते हैं तो इसमें 7 से 8 मार्क्स का सवाल, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी 7 से 8 मार्क्स का सवाल। इन पेज नंबर 2 से 3 तक 5 से 6 सवाल आते हैं, 1 से 2 तक 1 से 6 सवाल तक के हैं। वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट में स्टॉक वैल्यूएशन एक्सपेक्ट करें, बॉन्ड वैल्यूएशन एक्सपेक्ट करें, पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। नाउ हम आगे आते हैं, विच इज अब बेसिकली कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग मैंने रिकॉर्डिंग तो आपको दे दी थी, और ये कहते हुए कि भाई आप इनको देख लीजिएगा, कुछ मसले हों तो डिस्कस कीजिएगा, लेकिन आपके ट्रेवलिंग वाली बात की वजह से मैं नहीं ले सका, और आपकी जो क्लास की हालत थी उसके बाद मुझे क्लास मिस करना रिस्की था। बट इसको किसी तरीके से हम मैनेज करते हैं। कैपिटल बजटिंग से भी आप बेसिक टेक्निक्स से एक सवाल एक्सपेक्ट करें, और दूसरा सवाल आप एक्सपेक्ट करें एप्लीकेशन से। लेकिन ये एप्लीकेशन टेक्निक्स के साथ क्या, एप्लीकेशन विद कैश फ्लोस, इससे भी आप एक सवाल एक्सपेक्ट करें। यानी आपके 7 से 8 मार्क्स टेक्निक्स के होंगे, और 7 से 8 मार्क्स कैश फ्लो एस्टिमेशन से होंगे। अब इनके सैंपल क्वेश्चंस आपको दिखा दूं ताकि आइडिया हो जाए। यहाँ पर कम सवालात में ज्यादा, 5A की अगर मैं बात करता हूं, तो 5A बेसिकली, और 4B जो पेज नंबर 4 पे मौजूद है, 5A और 4B, ये बेसिकली देखा जाए तो किस तरह का सवाल है। 5A में यहाँ पे नंबर नोट कर रहा हूँ, और ये पिक्चर्स आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट जो जो एक्टिवली पढ़ रहे हैं, 5A और 4B, और ये कहां पर मौजूद है, पेज नंबर 4 और 5 पर मौजूद है। और पेज नंबर 5 पर जो सवाल है वो कैश फ्लो एस्टिमेशन का है, और उस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो वो 4C, और 4C के नीचे ये पूरा सवाल की बात करते हैं, तो 4C, और ये मतलब 3 सवाल आते हैं, इन तीनों सवालात के नंबर्स नहीं लिखे हुए। ये एक सवाल है, कैलकुलेट मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न, फिर इसके बाद सेलेनो दूसरा सवाल है, ये सेकंड क्वेश्चन है, और ये थर्ड क्वेश्चन है। इन तीनों तरह के सवाल में से कोई एक वैल्यू चेंज करके एक्सपेक्ट करें तो एक सवाल आएगा, लेकिन गिवन कितने हैं, वो 4C के बाद, सही है, एक सेलेनो कॉर्पोरेशन वाला सवाल है, और दूसरा सिंघार वाला सवाल है, शायद यस मिस्टर सिंघार वाला सवाल। तो आप इस ये कैश फ्लो एस्टिमेशंस के साथ कैपिटल बजटिंग ही का सवाल है। यानी ये टॉपिक अब हम का बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और मैं इसके ये सारे सवालात अभी आपको आज भी करवा रहा हूँ, इसके बाद फेस टू फेस में उनके मसाइल का हल कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद एक और ऑनलाइन क्लास होगी, अगर उसमें कोई क्वेरीज की जरूरत पड़ी तो वो देख रहे होंगे। मैं क्लियर इस मामले में? अभी तक जो भी चीज उसमें जितने लोग एक्टिवली मौजूद हैं, जो भी सुन रहे हैं, क्या ये वो ओके हैं, इस बात में बात समझ में आ गई? मुझे चैट में भी टाइप करके लिख देंगे तो भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा। अभी कौन से टॉपिक पढ़ेंगे सर, ये मुझसे रुबाब ने पूछा था। सही है, कि कुछ क्वेश्चन जो हमें नहीं करवा मिस ने, वो क्वेश्चन ऐसे इसमें से वो नहीं आ रहे समझ। ठीक है, चलें। अच्छा रुबाब, मैं अभी कैपिटल बजटिंग कराऊंगा, ठीक है। और अरीबा अरीबा ने आई थिंक वाई वाई बाई वॉइस नोट पूछ ली थी, यही वाली चीज आप वापस पूछ रहे हैं। तो मैं कैपिटल बजटिंग में भी टॉपिक में ये सवाल सॉल्व करवाना मेरा मकसद होगा, टॉपिक की क्वेरी के बजाय। ठीक है, दैट्स गुड। चलें, 6:24 पे यस क्लियर, यस क्लियर नाउ। तो अब हम आ जाते हैं इस कैपिटल बजटिंग के बाद अब इस पर। अब ये यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये आपके सामने सवाल है। मैं इस सवाल के प्रॉपर सॉल्यूशन पे जाने से पहले, ठीक है, आपको एक कैपिटल बजटिंग का तेजी से ओवरव्यू दे दूं। और वो तेजी से ओवरव्यू क्या कहता है, कैपिटल बजटिंग में
you should be able to calculate payback period. Payback period क्या हो रहा होता है कि कितने अरसे के अंदर आप अपनी रिकवरी कर रहे हो, रिकवरी पीरियड। फिर उसके बाद आपको क्या मालूम करने आना चाहिए, एनपीवी निकालने आना चाहिए, और फिर क्या मालूम करने आना चाहिए, आईआरआर निकालने आना चाहिए। अब थ्योरी पॉइंट ऑफ से पेबैक पीरियड की क्या खासियत है, बेनिफिट्स हैं, एनपीवी की क्या खासियत बेनिफिट्स हैं, आईआरआर की क्या खासियत और बेनिफिट्स हैं, ठीक है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने रिकॉर्डिंग्स पिछली वाली देखकर कुछ ना कुछ समझा होगा। अभी मेरा फोकस क्वेश्चन सॉल्व करवाने पर है, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट समझा रहे होते हैं तो लाइव इंटरेक्शन पे देना चाहिए। तो पेबैक पीरियड, एनपीवी, अच्छा इन सब के फार्मूले भी मौजूद है, सही है। अब इन फार्मूलों को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी हम इसका सवाल की तरफ आते हैं। क्या कह रहा है कि एक्सट्रीम विटामिन कंपनी कंसिडरिंग टू इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स बोथ ऑफ विच कॉस्ट 10,000। 10,000 कॉस्ट है, यानी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब कॉस्ट होगी तो कॉस्ट इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, इसका जवाब आपको आना चाहिए। इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, चैट पे टाइप कर दें तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, मुझे लगेगा कि हाँ मेरी बात समझ में आ रही है। जो दो तीन भी स्टूडेंट्स हैं, गुड इनफ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब कॉस्ट करते लगाते हैं तो उस कॉस्ट का मतलब इनफ्लो होता है, आउटफ्लो। आउटफ्लो, एक्सलेंट, थैंक यू मदिया, सही है। और अवेश, आप, नो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह जरूर बात होगी, बाकियों को देख के अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, अब अगर मैं इस कंटेक्स्ट में बात करता हूं तो अगर इसका मतलब इनफ्लो अगर होगा तो इनफ्लो सॉरी आउटफ्लो होगा, तो आउटफ्लो के कंटेक्स्ट में मैं इसको किस तरीके से लिख रहा हूँ, प्रोजेक्ट ए में आउटफ्लो हुआ है, इसको माइनस कहना चाहिए, और प्रोजेक्ट ए में इनफ्लो हो रहा है, ईयर वन में 12 मिलेंगे, यानी 10 लगाएंगे 12 मिलेंगे, फिर दूसरे साल 8 मिलेंगे, तीसरे साल 6 मिलेंगे। जबकि प्रोजेक्ट बी में 10 लगाए, पहले साल 10, दूसरे साल 6, तीसरे 4। तो क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट शुड बी चूजन बेस्ड ऑन पेबैक मेथड, पेबैक मेथड या पेबैक पीरियड के तौर पे। तो इसका फार्मूला अगर देखा जाए तो क्या कहता है, इसका फार्मूला ये कहता है कि आप कितने अरसे में रिकवरी कर रहे हैं। तो इस रिकवरी की लॉजिक के लिए मैं आपके सामने एक नंबर्स लिख रहा हूं, और वो नंबर्स क्या लिख रहा हूं, एक दूसरे नंबर इसके तौर पे, वो सॉरी फार्मूला लिख रहा हूं ना। फार्मूला क्या है, पे बैक पीरियड, ये क्या है, ईयर बिफोर फुल रिकवरी प्लस, सही है। प्लस के बाद क्या होगा, अनरिकवर्ड एट स्टार्ट ऑफ रिकवरी ईयर, unrecovered at start of recovery year divided by cash flow of recovery year। अब इस बात का को अप्लाई कैसे करेंगे, इस बात को अप्लाई करने के लिए मैं अभी यहाँ पर एक नंबर डेटा लिख रहा हूँ, और वो डमी डेटा क्या है, मिसाल के तौर पे ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। मैं कह रहा हूं मैंने 50,000 रुपए लगाए, मेरे पहले साल कितने मिलने हैं, लेट से 30,000, दूसरे साल भी कितने मिलने, 30,000, तीसरे साल भी कितने मिलने, 30,000। मैं कहता हूं मेरे 50,000 की रकम कितने अरसे में रिकवर हुई। टेक्निकली देखा जाए तो मेरी ये 50,000 की अमाउंट रिकवर्ड हो रही है सेकंड ईयर में। कैसे, इसके लिए काम करते हैं, ये तो कैश फ्लोस है ना, हम कैश फ्लोस के बाद एक्यूमुलेटेड कैश फ्लोस करते हैं। अब एक्यूमुलेटेड कैश फ्लोस क्या है, एक्यूमुलेटेड कैश फ्लोस का मतलब कि हम यहाँ पर 50,000 माइनस किया, तो माइनस से माइनस 50,000 में 30 प्लस हुआ तो ये कितना माइनस हो गया, 20,000 माइनस हुआ। इसमें 30,000 प्लस हुआ तो ये कितना हो गया, 10,000 प्लस हो गया, यानी ऐड करते जा रहे हैं, और ये प्लस किया तो कितना, 40,000। तो ये कहीं ना कहीं पर 50,000 लगाकर 90,000 मिल रहे हैं, तो 40,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो ये एक्यूमुलेटेड कैश फ्लोस का कॉन्सेप्ट है। इसमें द मोमेंट यू गॉट पॉजिटिव, जिसके अंदर आप वैसे ही प्लस हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही द मोमेंट यू गॉट पॉजिटिव, ये ईयर कौन सा ईयर कहलाएगा, रिकवरी ईयर। जब आपको रिकवरी ईयर मिल गया तो बाकी का काम सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज फीड करना है, सही है।
तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज योर रिकवरी ईयर। तो रिकवरी ईयर की अगर मैं बात करता हूं, तो रिकवरी ईयर के बाद ये फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला ये कहता था, एक मिनट, माय यस दिस, के पे बैक पीरियड, रिकवरी ईयर से पहले का ईयर कितना है? 1, तो ये 1 आ गया, प्लस अनरिकवर्ड स्टार्ट, इससे पहले कितने? 20,000, तो ये 20,000 लिखा। और कैश फ्लो रिकवरी ईयर के अंदर कैश फ्लोस कितने हैं? रिकवरी ईयर के अंदर कैश फ्लोस टोटल है 30,000, ये 30,000 की फिगर आ रही होगी। ठीक है, मुझे डिजिटल पेड ने तंग कर दिया, मैं लैपटॉप से, चले खैर। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 1.66 ईयर्स आ रहा है। इसका मतलब 2 साल के अंदर अंदर रिकवर हो रहे हैं। तो 1.66 ईयर को दिखाने का तरीका क्या है? 1 ईयर एंड 0.66 ईयर। अब 0.66 ईयर्स को अगर मैं मंथ्स में कन्वर्ट करता हूं तो क्या करना होता है? मल्टीप्लाई बाय 12 करना होता है। तो अगर मैं यहां पर आपके सामने 0. एक मिनट, कैलकुलेटर्स की बात करते हैं, दिस वन, यस। तो अगर मैं यहां पर, हाँ, 0.66 को मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 12 से। तो ऑल्दो अप्रोक्स आंसर आपके पास 7.92 आ रहा है, सही है। यानी क्या मैं कह सकता हूं कि ये 8 मंथ लगे? यानी आपके इस पे कैश फ्लो के पीरियड की रिकवरी कितनी हुई? 1 ईयर, 1 ईयर एंड 8 मंथ। तो ये तो मैंने पेबे पीरियड का कॉन्सेप्ट दिया। एग्रीड? यहां तक की ये बात क्लियर हुई? जो सुन रहे हैं उन्हें ये बात समझ में आनी चाहिए। आ रही है? लिख दें चैट पे ताकि मुझे आइडिया हो। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस। अच्छा, अब अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो मुझे इस सवाल का के पेबैक पीरियड निकालना है। हैंग हो रहा है मेरा लैपटॉप, हैंग हो रहा है, होना नहीं चाहिए था। ओके, अब मैं इस सवाल में अगर पेबैक पीरियड की बात करूं तो क्या मैं प्रोजेक्ट 1, अब मैं लिख रहा हूं प्रोजेक्ट ए, ठीक है। और प्रोजेक्ट ए पे वही फार्मूला, ईयर बिफोर फुल की रिकवरी, ईयर्स की रिकवरी, इसमें लगाए कितने गए हैं? इसमें लगाए कितने गए हैं? देखा जाए 10,000। 10,000 लगाए गए हैं दोनों प्रोजेक्ट में। और रिकवरी ईयर 1 में कितने मिल रहे हैं? 12,000। तो ये पहले साल में ही रिकवरी हो रही है। तो अगर पहले साल में रिकवरी हो रही होगी तो ईयर बिफोर फुल रिकवरी की अगर बात करें तो वो क्या बनेगा? 0 प्लस अनरिकवर्ड कितने थे? 10,000 डिवाइडेड बाय टोटल रिकवरी ईयर, पहला साल ही रिकवरी ईयर है 12,000। तो ये बेसिकली 0.833 ईयर्स आ रहा है। ये आंसर मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना चाहे तो जिनको मैथ्स आती है भाई, साल में 12 महीने होते हैं, हर महीने 1,000 रुपए अज्यूम करेंगे तो 10,000 रुपए कितने अरसे में रिकवर होंगे? 10 मंथ में। तो एक तरीका तो इस तरीके से किया, दूसरा तरीका क्या है? 0.833 को मल्टीप्लाई कर दो, किससे कर दें? 12 से मल्टीप्लाई कर दें। आप देख सकते हैं मैं 0.83333 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 12 से। तो ये 9.996, इसका मतलब क्या हुआ? ये 10 मंथ के इक्वल आ गया। तो ये प्रोजेक्ट ए का रिकवरी पीरियड है। और अगर मैं प्रोजेक्ट बी की रिकवरी की बात करूं तो प्रोजेक्ट बी के अंदर रिकवरी की सिचुएशन क्या हो रही है? 10,000 है, ईयर बिफोर फुल की रिकवरी। तो अगर मैं इसका समझाने के लिए बताऊं, एक्यूमुलेट, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, तो ये क्या होगा? 10,000 माइनस था, ईयर 0 पे माइनस रहेगा, लेकिन ईयर 1 पे ये क्या हो जाएगा? निल हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। तो अगर मैं इसको रिकवरी ईयर मानता हूं तो ये ईयर बिफोर फुल रिकवरी क्या गया? 1, सही है। ईयर बिफोर फुल रिकवरी 1 प्लस 0/10,000, तो ये ऑटोमेटिकली पूरा 1 ईयर आ गया। या 12 मंथ डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर हम मंथ्स को मंथ से कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। तो 12 मंथ्स। तो अब इसका मतलब इन प्रोजेक्ट्स में से पेबैक पीरियड प्रोजेक्ट ए का कितना आ रहा है? 10 मंथ्स। और प्रोजेक्ट बी का कितना आ रहा है? 12 मंथ्स। ठीक है, प्रोजेक्ट ए का 10 मंथ्स और प्रोजेक्ट बी का 10 मंथ्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं
आपको इन दोनों प्रोजेक्ट में से किसी एक में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे, ए प्रेफर करेंगे या बी प्रेफर करेंगे? लिख के बताइएगा तो ज्यादा बेहतर है। मदिया, रुबा, अवैस, आलमगीर। क्यों? क्योंकि पैसे जल्दी मिल रहे हैं ए में। तो इसका मतलब ये है कि जिसका रिकवरी पीरियड शॉर्ट होगा वो प्रेफर किया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब कि विच ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी चूजन बेस्ड ऑन, तो आप यहाँ पे आंसर, बेसिकली आंसर क्या है? आंसर है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है मेरी, चलें, डिजिटल पेन मसला कर रही है। हाँ, तो प्रोजेक्ट, ओके, इसको गुजारा कीजिएगा, प्रोजेक्ट ए वो माल फंक्शन कर रहा है तो इसको गुजारा कीजिएगा। अच्छा, नाउ अब आ जाते हैं एनपीवी। एनपीवी की बेसिस पे कौन सा प्रोजेक्ट प्रेफरेबल होगा? तो अगेन इस सवाल को आपने प्रैक्टिस करना है, लेकिन मैं अपनी तरफ से डमी डेटा लेकर इसी सवाल की बता रहा हूँ एनपीवी। अगेन मैं सवाल लिख रहा हूँ, ईयर 0 10 50,000 माइनस हुआ था, ईयर 1 30,000, ईयर 2 30,000, ईयर 3 30,000। ठीक है। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल, टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट, क्या एक साल बाद के 30,000 रुपए अभी के 30,000 रुपए के बराबर है? यस या नो? क्या एक साल बाद के 30,000 रुपए अभी के 30,000 के बराबर है? नहीं। तो इसका मतलब इसके लिए हम टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। हम इसको प्रेजेंट वैल्यूज देखते हैं। तो आज के 50,000 तो आज के 50,000 के बराबर हैं। सही है, हाँ, प्रेजेंट वैल्यू। अगर आज के 50,000 तो आज के 50,000 के बराबर हैं, तो ये तो माइनस हो गया। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? सर हमारा डिस्काउंट रेट में क्या अज्यूम कर रहा हूं? मैं डिस्काउंट रेट दे रहा हूं, यस, चेंज करते हुए कि एनपीवी निकालना है, लेकिन किस पर? 10% पर। सही है। तो इस 30,000 को मुझे डिवाइड करना होगा, या 1.1 के ऊपर -1 की पावर लगाएंगे। फिर इस 30,000 को 1.1 के ऊपर -2 की पावर लगाएंगे। देन इस 30,000 पर 1.1 के ऊपर -3 की पावर लगाएंगे। आई होप जिनको फार्मूलाज याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है तो उन्हें एक रफ स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाएगा। नाउ अगर मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूं, तो कैलकुलेटर में 30,000 डिवाइडेड बाय 1.1, तो ये आपके पास क्या फिगर आ गई सर? 27,272। सर इसी तरीके से अगर मैं और कर देता हूँ 2 के पर पावर, तो अब कितने फिगर बनी सर? ये 24,293 बन जाएगा। 24,793, 793। और सर अगर इसी को मैं और करता हूं, अब ये कैलकुलेटर्स आपको यूज करने आना चाहिए, 25,540 बाई 22,540, तो 22,540। टेक्निक, ये तो 50,000 है, 50,000 रहे, तो ये तो प्रेजेंट वैल्यू निकाली, ये प्रेजेंट वैल्यू निकाली है। ठीक है। अच्छा, अब इस प्रेजेंट वैल्यू में इन सबको क्या कर देंगे? सम कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इन सबको मैं सम करता हूं, तो क्या फिगर बन रही है सर? 22,540 प्लस 24,793 प्लस 27,272 में माइनस कर दिया 50,000, तो 24,605। ये टेक्निकली क्या कहलाएगी? एनपीवी कहलाएगी। और एनपीवी कितने पर? 10% पर। तो कहने को तो यस, हमें 40,000 एक्स्ट्रा मिले हैं, ये एनपीवी किस पर? 80% पर। लेकिन ये 40,000 फ्यूचर में जो मिलेंगे, उसकी आज की वैल्यू किसके बराबर है? 24,605 के बराबर है। तो अगर मैं इस तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से दो निकालने के लिए कहूं, तो इन दोनों प्रोजेक्ट का एनपीवी निकालने के लिए क्या करना होगा?
इस 12,000 को भी, अब यहाँ पर परसेंटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी दे रहा है, 10% दे रहा है। तो अगर मैं यहीं पर इसको निकालना चाहूं तो ए के केस में क्या होगा, -10,000 प्लस, अब ये जो 12,000 है, इस 12,000 को मैं डिवाइड किससे करूंगा, 1.1 से, सही है, प्लस 8,000 को मैं डिवाइड करूंगा 1.1 के ऊपर 2 की पावर से, प्लस 6,000 को मैं डिवाइड करूंगा, तो हमारे पास कुछ ना कुछ नंबर्स आ रहे होंगे। तो वही नंबर्स हमें किसकी, प्रोजेक्ट ए की वो दे रहे होंगे। तो अगर मैं 12,000 को डिवाइड करता हूँ 1.1 से, तो ये 10,909 आया, यानी ये -10,000 प्लस 10,909, अब प्लस, अब दूसरे की बात करते हैं, 8,000 डिवाइडेड बाय 1.1 के ऊपर स्क्वायर, सही है। तो अब इसके बेसिस पे, तो ये बेसिकली देखा जाए, कहाँ गया, हाँ, 6,611 प्लस, और 6,000 को डिवाइड कर देते हैं हम 1.1 के ऊपर, 1.1 के ऊपर पावर लगानी है, स्टैंडर्ड के बजाय मुझे साइंटिफिक में मूव होना पड़ेगा। तो अगेन 6,000 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट ओपन करके मैं 1.1 के ऊपर पावर कितनी लगा दूंगा, 3 की, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो 6,000 को इससे डिवाइड किया, 4,508, तो 4,508। अब अगर मैं इन सब नंबर्स को इस बेसिस पे सॉल्व करता हूं, तो -10,000 प्लस 10,0909 प्लस 6,611 प्लस 4,508, तो इसका एनपीवी 1,208 आ रहा है, 1,208। इसी तरीके से मैं प्रोजेक्ट बी का निकालूंगा तो वो लेट से 18,000 आ रहा है, 18,098 फॉर एग्जाम्पल। मेरा आपसे सवाल, आप किसको प्रेफर करेंगे, अब ए को प्रेफर करेंगे या बी को। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, तो सवाल ही हमने नहीं सुना, हम थक गए। एनपीवी ज्यादा होने पे प्रेफर करते हैं या कम होने पे प्रेफर करते हैं। हेलो, इस दिया ज्यादा, चले मशल ने ही जवाब दिया, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब बी प्रेफर किया जाएगा, ए प्रेफर किया जाएगा। सर बी ज्यादा होने पर गुड, सही है, बी प्रेफर किया जाएगा। अरीबा ए के रही हैं अभी भी, बी, सॉरी सॉरी गलती से टाइप हो गया, चले अच्छी बात है। ओके, तो एक कहीं ना कहीं पर मैंने आपको अभी इस प्रोजेक्ट, इसमें आंसर आपका क्या बना था, ए, और इसमें आंसर क्या बना था, बी। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल, तीसरा सवाल, तीसरा क्या कह रहा है, आप अगर इनकी जगह होते हैं, इस कंपनी की, और आपको डिसीजन लेना होता, आप इस कंपनी का डिसीजन ले रहे होते, और ए की सिचुएशन भी आपके पास है और बी की सिचुएशन भी आपके पास है, इस दोनों फर्म्स की, तो आप अगर एक तरीके से देखा जाए तो किसको प्रेफर कर रहे होते, ए को प्रेफर कर रहे होते या बी को, नहीं मतलब आप क्या करते, अपने ए वाले आंसर पे जाते, पे बे पीरियड को फॉलो करते, या बी वाले आंसर पर जाते, एनपीवी पर जाते। इसका जवाब कोई अगर बोल के देना चाहता है तो अच्छी बात है, बस उसका माइक थोड़ा बेहतर होना चाहिए क्योंकि इस वक्त रिकॉर्डिंग हो रही है, और रिकॉर्डिंग बेस पे ही मुझे इसका आइडिया होगा। यस, एनी ऑफ यू, नहीं, एनवी की अच्छे से समझ में नहीं आया, अच्छा अगेन मैं कहूंगा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
अच्छे से समझने के लिए क्या करना है, एनपीवी का मैं फार्मूला आपको यहाँ पे रिपीट करने के लिए, ये वाली, अच्छा रुके, अच्छे से समझ में नहीं आई, ये वाली एग्जांपल समझ में आई जो मैंने अपनी तरफ से बनाई थी, सवाल को छोड़ दें, एक बार और समझा दें इसे, गुड, कोई मसला नहीं है। सर पीबीपी पेबैक पीरियड ए को और एनपीवी का अकाउंट बी को देंगे, मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि पेबैक पीरियड की बेस पे ए और एनपीवी की बेसिस पे बी, तो आपको किस पर जाना चाहिए? मेरा सवाल इस तरफ है, लेकिन इससे पहले रुबाब ने और दूसरों ने, एक और ने भी पूछा, तो मैं उस रुबाब ने ही पूछा, तो उसको थोड़ा सा एक रिपीट कर देता हूं। देखें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मुझे फ्यूचर की वैल्यू को प्रेजेंट लेना है। फार्मूला क्या है? फार्मूला एनपीवी की लॉजिक क्या है? एनपीवी कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो यहां पर आउटफ्लो कितना है? 50,000 है, तो आपने आउटफ्लो 50,000 कर दिया, लेकिन इनफ्लो तीन अलग अलग सालों में 30,000 आ रहे थे, तो तीन अलग अलग सालों में जो 30,000 आ रहे थे, तो तीनों सालों के 30,000 का मतलब क्या हुआ? तीनों सालों के 30,000 का मतलब क्या हुआ कि क्या अभी भी वो 90,000 के बराबर हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर के हैं। तो फ्यूचर के 90,000 रुपए आज के किसके बराबर हैं? तो हमने क्या किया, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, जो इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, तो ये प्रेजेंट वैल्यू एक साल बाद के 30,000 अभी के किसके बराबर हैं? 27,000। ये इस बात से तो एग्री करेंगे ना रुबाब? सही है। दैट मीन्स, तो 2 साल बाद के 30,000 अभी के 24,000 के बराबर हैं, और 3 साल बाद के 30,000 अभी के किसके बराबर हैं? 22,000 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब इन तीनों को जमा करते हैं तो 74,605 की वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब 30,000 रुपए, 90,000 रुपीज, जो 3 सालों में 30,000 फॉर 3 इयर्स, ठीक है, वो अभी के किसके बराबर है? 74,605 के। लेकिन इसको हासिल करने के लिए आपने आज कितने लगाए? 50,000, तो आपको एक्स्ट्रा कितने मिल रहे हैं? 24,605 मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें एक्स्ट्रा कितने मिल रहे हैं? तो उस एक्स्ट्रा की वैल्यू 24,000 है, तो जितने एक्स्ट्रा ज्यादा मिलेंगे उतना अच्छा होता जाए, माना जाएगा प्रोजेक्ट। रुबाब, अब ये बात समझ में आई? तो डेट मीन्स, अब यही वाली बात मैं इस सवाल पे अप्लाई करता हूं। इस सवाल पे क्या है? प्रोजेक्ट ए में एक्स्ट्रा कितने मिल रहे हैं? 12,000। प्रोजेक्ट बी में कितने मिल रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मैंने हाइपोथेटिकल नंबर लिया, अज्यूम्ड किया है। ये आप निकालेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस है, ये आप निकालेंगे, आपकी प्रैक्टिस है। अब मुझे मालूम है आप में से बहुत सौ ने साइंटिफिक कैलकुलेटर साथ नहीं रखा होगा, कुछ लोगों के पास पेन और रजिस्टर नहीं होंगे, तो इस वजह से मैं आपको एक्टिविटी देता कि हाँ अभी निकाल के बताओ प्रोजेक्ट बी का एनपीवी जिस तरीके से ए का निकाला, तो वो टाइम अननेसेसरी वेस्ट होता। मैंने अपनी तरफ से एक डमी नंबर दिया, ये आप बाद में कर लीजिएगा, ठीक है, बाद में ये आप कर लीजिएगा। और उसमें मैं कह रहा हूं कि अब 12,000 एक्स्ट्रा अच्छी बात है या 18,000 एक्स्ट्रा अच्छी बात है? गुड। तो इसका मतलब आप किसको प्रेफर करेंगे अगर एन नेट प्रेजेंट वैल्यू की बेसिस पे? बी। यहां तक ये बात होगी, तो ये, इसका मतलब अभी मैंने दो अलग अलग मेथड बताए। एक तो पेबैक पीरियड की लॉजिक दी कि पेबैक पीरियड क्या है। सही है। एक मिनट, ये बहुत तंग कर रहा है मेरा, हाँ, एक अरसे से यूज भी नहीं किया हुआ ना, इस वजह से। यस, एक पेबैक भी। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि ए इज बेहतर या बी बेहतर है? ठीक है, या ए बेहतर है या बी बेहतर है? पेबैक पीरियड के लिहाज से ए बेहतर था, और एनपीवी के लिहाज से बी बेहतर था। अब मैं कह रहा हूं, अगर दोनों के हिसाब से ए बेहतर होता तो आप ए में इन्वेस्ट करते? ठीक है, अगर दोनों के हिसाब से ए बेहतर होता तो ए इन्वेस्ट करते, और दोनों के हिसाब से बी बेहतर होता
अगर अलग अलग जवाब आ रहा हो तो यहाँ पर हमें डिस्कशन करनी चाहिए कि पेबैक पीरियड में कुछ मसला तो नहीं है, या एनपीवी में तो कोई मसला तो नहीं है। प्रॉब्लम्स, अब मैं थ्योरी पॉइंट ऑफ से प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा हूं, और वो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम्स, और वो प्रॉब्लम्स क्या है, और वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि ए रिकवरी के बाद के कैश फ्लो कंसिडर ही नहीं करता, पोस्ट रिकवरी कैश फ्लो आर इग्नोर्ड। अब इस बात का मतलब क्या है, इधर जाते हैं, आप खुद देखें यहाँ पर टोटल कितने मिल रहे थे, 12 और 8 20 और 6 26 मिल रहे थे, जबकि यहाँ पे 10 और 6 16 और 16 32 मिल रहे थे। तो 26 अच्छे हैं, 32 अच्छे हैं, 32 अच्छे हैं, लेकिन रिकवरी 12 महीने की थी, लेकिन 12 महीने की रिकवरी के बाद 16,000 रुपये तीसरे साल बहुत ज्यादा रकम मिल रही है। तो ये, तो 16,000 की रकम जो एक्स्ट्रा मिल रही है, सही है, उस एक्स्ट्रा रकम का की वेटेज वगैरह वाली बात, 16 की एक्स्ट्रा मिल रही है, वो पेबैक पीरियड कंसीडर ही नहीं करता। पेबैक पीरियड कहता है मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं वैल्यू तो रखता ही नहीं रखता। मैं कहता हूं भाई मुझसे 6 महीने के बाद 1,000 रुपए ले लो, या 2 साल के बाद 1 करोड़ रुपए ले लो, तो आप बोलोगे कि 1 करोड़ रुपए अगर 2 साल के बाद मिल रहे होंगे तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेकिन आप बोलोगे नहीं, 50,000 रुपए आपने, हमने आपको लोन दिया है और वो आप 6 महीने में वापस करते हैं, 3 महीने में वापस करते हैं, 2 साल में वापस, आप किस पे जाते हो, पेबैक पीरियड पे जाते हो। ठीक है, तो इस सवाल की डिस्कशन, इसमें आपको कहानी लिखनी है कि 1 के अंदर रिकवरी के बाद कैश फ्लो कंसीडर नहीं करते, जबकि 2 जल्दी रिकवरी को फोकस नहीं करता। पैसे जल्दी जितने ज्यादा, डिफॉल्ट रिस्क हो सकता है, जितना लेट होगा ना उतना डाउट होगा कि शायद पैसे वापस ना मिले। तो उस कंटेक्स्ट में हम इस तरीके से देख रहे होते हैं। एम आई क्लियर? आई होप मेरी ये वाली बात समझ में। अब अगर किसी की कोई क्वेरी है, अगर किसी की कोई क्वेरी नहीं है तो हम आगे बढ़े। अच्छा ना, वाला पार्ट समझ नहीं आया, चले मदिया। क्या मदिया आपको पहला और दूसरा पार्ट समझ में आ गया कि एनपीवी और पेबैक पीरियड में क्या होता है? वो आ गया। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं सर प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूं रीजनिंग थ्योरी, देखें सिर्फ नंबर्स नहीं होते हैं ना, रीजनिंग, रीजनिंग एनपीवी वाला मेथड अच्छा है या पेबैक पीरियड वाला मेथड अच्छा है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, अच्छा अब मेरा आपसे सवाल ये देखें, मैं इस वक्त कहीं ना कहीं पर आपको रीजनिंग का पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूं। अच्छा, अब एक थोड़ा सा हम, जैसे आपके हालात है उस कंटेक्स्ट में, मैं यहां पर एक चीज कर रहा हूं। देखें, मैं अगर कहता हूं कि ये सवाल 8 मार्क्स का है, 3 मार्क्स इसके दे रहा हूं, 3 मार्क्स इसके दे रहा हूं, और 2 मार्क्स इसके दे रहा हूं, ठीक है, तो आपको इसमें क्या लिखना चाहिए, इसमें आपको ये लिखना चाहिए इस प्रॉब्लम में कि आप किस मेथड पे रिलाई करोगे। ठीक है, किस मेथड पे रिलाई करोगे। तो अब पेबैक पीरियड का प्रॉब्लम क्या है, रिकवरी के बाद वाली चीज वो इग्नोर कर देता है, लेकिन एनपीवी क्या कर रहा होता है, अर्ली रिकवरी, जिसको क्विक, जिसको अपनी इन्वेस्टमेंट रिटर्न चाहिए, टाइम पीरियड देखना है, जो टाइम, जो टाइम पीरियड फोकस कर रहा होगा वो किसको फोकस करेगा, वो टाइम पे जाएगा। क्यों? क्योंकि एनपीवी टाइम को कंसिडर, रिकवरी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के टाइम को नहीं देख रहा होता।
जबकि ये क्या नहीं देख रहा होता, रिकवरी के बाद एक्स्ट्रा पैसे नहीं देख रहा होता। तो आपको ये एक जुमला, एक मार्क इसका लिखना है, एक मार्क इस तरीके से लिखना है, दोनों के प्रॉब्लम लिखना है। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई रीवा? नाउ तो मैं आपको अनऑफिशियली, सपोज करें रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, अगर कोई सुन लेता है यहां तक तो अच्छी बात है, ठीक है। अब हाइपोथेटिकली तो का कैपिटल बजटिंग के मैं ये सवाल दूंगा, ये सवाल आपके पास आ गया, जाहिर सी बात है मैं ये एज इट इज नहीं दूंगा, इसकी वैल्यू चेंज होगी, इसकी वैल्यू चेंज होगी, इसकी वैल्यू चेंज होगी, इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो आप अगर ये सवाल आता है तो वैल्यू चेंज करके आप एक्सपेक्ट करें। एम आई क्लियर? यही बात समझ में आ गई? तो आपको वैल्यू चेंज करके प्रैक्टिस कर देंगे। अब आगे अगले वाले सवाल पे आते हैं। सर ये कैपिटल बजटिंग का पहला सवाल गया, 4 पेज पे गए। अब इस पर आ जाए, सर ये क्या है, इसकी सिचुएशन क्या है? तो यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का भी सवाल है और प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड वाली बात आ गई। मैं और इसमें एनपीवी भी पूछा है। मैं ये वाला सवाल अभी आपको करवा रहा हूं, इसके लिए मुझे 1 मिनट दे दे यहां पर, ताकि मैं इसको सही तरीके से, 1 मिनट। पावर पॉइंट भी हाँ कीप हैंग हो रहा होता है। अभी स्लाइड्स खत्म हो जाएंगी दिस, और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। ओए होए ये बहुत छोटा हो गया। चले, अच्छी बात है, ये ईयर जीरोस हैं। और मैं इस पिक्चर में एक काम करता हूँ, ये कैश फ्लो भी उड़ा ही देता हूँ, ताकि मेरे पास डेटा में आसानी हो जाए। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं। ये क्या कह रहा है इस सवाल में? कह रहा है कंपनी कंसिडर कर रही है नई मशीन खरीदना, जिससे क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन मशीन की कॉस्ट कितनी है? मशीन की कॉस्ट 60,000 है। तो मशीन की कॉस्ट 60,000 का मतलब खरीदेंगे तो पैसे देंगे या लेंगे, आएंगे या जाएंगे? यस, मैं रुबा आप यही कह रहा हूं आपके, ये आप देख लें, जाएंगे। ठीक है रुबाब, मैं यही कह रहा हूँ, सिचुएशन सेम होगी। अगर ये सवाल आया, ये सैंपल क्वेश्चंस वैल्यू चेंज करके एक्सपेक्ट करें। मैं कोई आपको प्रॉब्लम में नहीं डालना चाह रहा, ठीक है? आप टेंशन में ज्यादा लगी, कुछ में बोलनी नहीं जा सकती, बाकी इस बार लोग समझदार हैं, तो स्टूडेंट इनको अलग से अपने व्हाट्सएप के जरिए बता दें कि हमें रिकॉर्डिंग चल रही है, ऑफिशियली कुछ चीजें नहीं बोल सकता। वैल्यू चेंज करके इस तरह के सवाल एक्सपेक्ट करें, ठीक है ना? जाएंगे तो अब इस सवाल पे आते हैं वापस। ओके, अब ये क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13% है, तो प्रेजेंट वैल्यू नई मशीन की क्या होगी? आईआरआर भी मुझे बताना है, लेकिन पहले बात करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, और वो क्या है, दोनों चीजें। सर ये कर लेते हैं। तो सवाल में क्या था, यस में दिस वन, इसको। तो सर ईयर जीरो पे ये 60,000 की बात कर रहा था। ईयर जीरो पे, 1 मिनट, सही है, 60,000, और ये 60,000 किस में हो गया, माइनस में। और इन्होंने एनपीवी किस पे पूछी है, 13% पे। तो इसका मतलब ये होगा कि ये तो 60,000 ने अब प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी है, और प्रेजेंट वैल्यू 13% पे निकालनी है। तो 60 माइनस में रहा, लेकिन 23,000 के लिए क्या होगा, 1.13 के ऊपर -1 की पावर, या 23,000 को डिवाइड कर दे, 26,000 1.13 पावर, 9,000 1.13 के ऊपर -3 की पावर। अब 15,000 1.13 के ऊपर -4 की पावर, 8,000 1.13 के ऊपर -5 की पावर। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ऑल्दो मैं ये यहाँ पे कैलकुलेटर पे कर दूंगा, बट आई जस्ट वांट टू चेक कि क्या आप लोग ये खुद कॉल्स कर सकते हैं। नहीं सर, हमने तो लिखा ही नहीं था। तो ये स्क्रीन आपके सामने है। मैं, कितने लोगों के पास कैलकुलेटर्स मौजूद हैं पहले बता दें। कैल आप चैट पे टाइप करके लिखा है।
यस सर, आप रजिस्टर, पेन और कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं। पेन, रजिस्टर एंड कैलकुलेटर, एक्सेलेंट। चलो, अभी तक दो ने कहा, तीन ने कहा, गुड। अरीबा, रुबाब, चार लोगों ने कहा। मैं एक समझ रहा हूँ कि मैं इन चार लोगों को पढ़ा रहा हूँ 13 में से। सही है, बाकी ऑनलाइन होके गायब हो गए हैं। ये चार लोग मुझे स्क्रीन पे 2 मिनट दे रहा हूँ। इस वक्त 7 बजे में मेरी घड़ी में, लैपटॉप की। और चले पांचवा भी आ गया। मैं अब 5 बजाने हो गए तो 5 मिनट दे रहा हूँ। ये जो स्क्रीन में, इसकी बेसिस पर आप लोग एनपीवी निकालें अभी, किस पर, 13% पर। और मुझे वो नंबर बताएं। अगर इन पांचों में से तीन चार लोगों के जवाब मैच हो गए तो इसका मतलब आपको ये बात आ गई। तो मैं ये स्क्रीन हटा नहीं रहा। ठीक है, और आप ये नंबर अभी निकालें। निकाल रहे हैं ना सर? स्क्रीन हट गई, लगा देते हैं। ओके, नहीं, कीप। आप में से किसी ने किया सॉल्व? नंबर्स बताएं। एनपीवी के नंबर्स। ओके, मनाइल का नंबर 74,356 आ रहा है। किसी और का? राउंड ऑफ की वजह से आखिरी में हंड्रेड्स या टेंस में चेंजेस आ सकती हैं, बट एक्सेप्टेबल है। 353 में कहूंगा मशल, गुड। क्लोज नंबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आखिरी के में 100 तक राउंड ऑफ एक्सेप्टेबल होगा। पॉइंट्स के बाद ज्यादा नंबर या कम नंबर लेने पे कम, मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे तीसरा भी नंबर ये आ जाए तो मैं आगे बढ़ूं। ओके, आलमगीर ने भी 56 तक पहुंचे।
अच्छा, मुझे एक और चीज इसमें करनी है। अच्छा, अब अगर मैं यही चीज करता हूं, आप लोगों ने इसका नंबर कर दिया और ये मेजोरिटी आप लोग क्या कह रहे हैं, लेट्स से 73 समथिंग, कितना था चैट पे, 73, एक 74 350 है चले, 7, हाँ 74363। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूं कि इसका मतलब अगर 13% रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट या रिक्वायरमेंट, आई डोंट नो आपको इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कितनी थ्योरी है, लेकिन वो थ्योरी मैं फेस टू फेस में बता दूंगा। इस बात का मतलब ये है कि 60,000 रुपये लगाने के बाद, अच्छा मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है, मालूम है क्या है, मुझे कोई नंबर्स वेरीफाई कर लेते हैं, रुके मैं अपने पास कहीं से और से सॉल्व कर लेता हूँ। 23,000, 26,000 माइनस आप लोगों ने नहीं किया है, मेजोरिटी ने, ऐसा ही है। 60,000 ऊपर माइनस नहीं किया है ना, ठीक है, इक्वल टू एक चीज। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 और ये 10%। अच्छा, अब मैं इस नंबर को डिवाइड किया है 1 प्लस दिस F4, एक मिनट, रेस्ट टू द पावर दिस। अच्छा, आप में से मेजोरिटी कह रहे हैं कि आपके पास आंसर आया, मैं कहीं ना कहीं पर किसी और कंप्यूटर पे कर रहा हूँ। आई डाउट आप में से कुछ ने गड़बड़ की है। क्या गड़बड़ की है? 15,000, 29,000, 26,000, 23,000। -93 है माइनस करके, ये मुझे समझ में नहीं आया। इसका मतलब मैं अभी एक चीज, आ अब इंस्टेड ऑफ गेटिंग कंफ्यूज या नंबर्स पे जाने के बजाय इसको स्टेप बाय कर लेते हैं। मैं क्यों कर रहा हूँ 23,000 डिवाइडेड बाय, ओके 13% पे करना था, माई सही है, माई मिस्टेक, सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, आप लोगों ने ये जो नंबर निकाले हैं ना, अगेन अब आ जाते हैं क्या गड़बड़, ये इसका समीशन है, एग्रीड, ये प्रेजेंट वैल्यू तो है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो तो है, लेकिन क्या है, आपने इसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस किया, यानी 74,363,566 जो भी था, इसमें से ये 60,000 कौन माइनस करेगा, ये भी तो है ना। आप में से किसी ने भी ये माइनस नहीं किया, सर हमने किया ही नहीं था। रुबाब, आपका ये आंसर ही नहीं आ रहा, रुके, अभी आपने थोड़ी देर पहले कुछ कहा था। अच्छा, अब ये आंसर ना आने का मैं रीजन एक तरीका बता देता हूँ, देखो 23 को जब 1.3 से ये डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब आप इससे डिवाइड करेंगे, हाँ, तो ये आएगा 20353 आएगा। 26 को करेंगे तो ये आएगा 20361, ये आएगा 20098, ये आएगा 9199, ये आएगा 4342, और ये आए, इन पांचों के नंबर्स ये आएंगे, और इन पांचों को ऐड करते हैं तो 74,356 आएगा, और माइनस करेंगे तो 14,356, ये एनपीवी है। रुबाब, अब सेम सर नहीं आ रहे, ठीक है, अरीबा, आपने, आपका भी आंसर नहीं आ रहा, तो अब मैं जब तक आपके आंसर कॉपी में चेक नंबर नहीं देखूंगा, मैं कैसे कह सकता हूँ कि आपने क्या गलती की होगी, तो इस गलती के लिए सैटरडे वाले दिन बात करेंगे।
स्टेप्स वही हैं, स्टेप्स ये वाले हैं 23, 26, 29, इसको इससे डिवाइड करके नंबर करना है। अच्छा, अब मुझे एक और चीज करनी है, और वो क्या है, व्हाट इफ, एक मिनट, अब मैं अगर जिनका नहीं आ रहा ना, एक और चीज कर रहा हूं, और वो क्या कर रहा हूं, इसको 13% के बजाय मैं यही चीज, एक मिनट, हैंग, माई लैपटॉप इज गेटिंग हैंग, और ये डिजिटल पेड के साथ भी हो रहा है मसला। हाँ, यस दिस वन, हाँ अब आ गया, वो पीछे था। अच्छा, जब अगर मैं यही कहता हूं कि यही वाले सवालात 60,000 माइनस था, अब रुबाब और जो दो स्टूडेंट जिनका आंसर नहीं आ रहा था उनके लिए, ये ईयर 0 था, ईयर 1 था। अब मैं एक और चीज बता रहा हूं जिसमें कुछ लोग हों जिनके आंसर्स आ गए थे, आगे की चीज भी सही जाएंगे और पिछले वालों का रिवाइज होगा। भाई ये 23,000 था, ये 26,000 था, ये 29,000 था, ये 15,000 था, ये 8,000 था। हमने 13% पे जब डिस्काउंट किया तो आंसर 14,356 आया। अगेन मैं एनपीवी की बात कर रहा हूं, यानी इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस कर रहा हूं। ये चीजें क्या हैं, ये इनफ्लो है, इनकी प्रेजेंट वैल्यू है, और ये आउटफ्लो है। ये अभी किया। अच्छा, अगर आपका जवाब नहीं आ रहा ना, तो मैं उस कंटेक्स में एक और काम करता हूं। अब मैं यही चीज 18% पे निकालता हूं। 18% पे क्यों निकाल रहा हूं, इसकी वजह बाद में बोलूंगा, लेकिन अभी निकालते हैं। तो रुबाब एंड जिन दो स्टूडेंट्स ने कहा ना, सही है, अरीबा, अब आपका आ गया, वो आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, ठीक है, लेकिन मैं अगेन, मुझे जो लॉजिक देनी है उसके लिए 18% पे ये काम वापस करना होगा। अब अगर मैं 18% पे ये काम वापस करता हूं, सही है, तो अब इसका मतलब मैं 23,000 को, अरे यार हैंग, इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए तो ये अच्छा रहेगा। 23,000 को 1.18 के ऊपर -1 की पावर, इसी तरीके से 26,000 को, तो मैं अब आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं, 60,000 माइनस में होगा, ठीक है। और जब आप ये करेंगे ना, तो ये आएगा 19491। ये मैं एक्सेल में कर चुका हूं तो इसलिए दिखा रहा हूं। पेपर में इतने बार बार बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, एक ही सवाल 8 मार्क्स का होगा तो 4-5 नंबर्स ही होंगे। 7736, और ये 3496। अच्छा, तो ये आपके पास इसमें से प्लस माइनस करेंगे तो ये 7048 आएगा। अच्छा, ये कैसे आएगा, आ, एक काम करते हैं, मैं अभी एक्सेल पे ही ये चीज दिखा देता हूं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेल पे ये चीज कैसे दिखाते हैं, लेट से मैं लिख रहा हूं यहाँ पर ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, -60,000, जबकि 23,000, 26,000, 29,000, 15,000, 8,000, ठीक है। अच्छा, अब ये है, यहाँ पर मैं 13% लिख रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू इस अमाउंट को डिवाइड करना है 1 प्लस % रेस्ट टू द पावर ईयर, और इस परसेंटेज में मैं सिर्फ परसेंटेज फिक्स कर, ठीक है, और इंटर किया। अब आप देखें तो ऑटोमेटिकली यहां पर अगर मैं सम करूं तो आपके पास 13% पे एनपीवी यही नंबर आ गए, ये वही नंबर है जो अभी निकाले थे। अच्छा, 18% पे किया तो अब ये 7054 आ रहा है। एक्सेल पे ये कैसे हुआ, ये भी साथ साथ आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये 20% करूंगा तो कम हो रहा है। अब मैं क्यों कर रहा हूं, इसकी वजह पर आ रहा हूं।
अगर मैं ये कहता हूं 10% मेरी वैल्यू, मेरी रिक्वायरमेंट, ये जो डिस्काउंट रेट है ये क्या है, एक तरीके की रिक्वायरमेंट, मैं थ्योरी वाली बात बता रहा हूँ, ठीक है, मैं थ्योरी वाली बता, कितने स्टूडेंट मेरे साथ हैं अभी भी, सिर्फ टाइप करके बताएं ताकि मुझे आइडिया हो। गुड, 5 6 7, गुड गुड गुड, चले। अच्छा, नाउ, अच्छा अब अगर मैं ये कहूं कि 10% मेरी रिक्वायरमेंट थी तो मुझे एक्स्ट्रा कितने मिल रहे हैं, अगर मैं सीधी सी बात है यहां पर सम करता हूं, देखें ये मुझे, अगर 0% है, टेक्निकली 0% है, तो मुझे 41,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं इन सबको जमा करते हैं तो सर 1,01,000 है, 1,01,000, ये जो नंबर यहाँ पे मौजूद है, और 60,000 माइनस है तो 41 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मेरे नजर में फ्यूचर की वैल्यू की 5% वेटेज है, तो ये 41,000 किसके बराबर हो गए, 29,000 के बराबर हो गए। अगर मैं इस 5% को 8% करता हूं तो अब ये 23,000, 10% तो 19,000, 13% तो अभी हमने निकाला 14,300, 18% तो सिर्फ 7,000 एक्स्ट्रा, 20% 4,400 एक्स्ट्रा, 25% माइनस में चले गया, 22% 2,000, 23% 800, 24% एनपीवी अब क्या हो गया, फायदे के बजाय क्या हो गया, नुकसान हो गया, ऐसा ही है, एक्स्ट्रा एनपीवी पॉजिटिव आने के बजाय क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। अब इस पे थ्योरी है, उस थ्योरी की तरफ सुने। इसका मतलब अगर मैं कहता हूं 23% अगर मेरे फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है, मैं वैल्यू टाइम को, मनी को वैल्यू कितनी दे रहा हूं, 20% दे रहा हूं, तो 20% वैल्यू के बाद भी मुझे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 4,400 मिल रहा है। 10% रिक्वायरमेंट के बाद एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 19,000, और 13% रिक्वायरमेंट के बाद एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 14,000। अब मैं आ जाता हूँ, 22% रिक्वायरमेंट पे मुझे 2,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और 23% रिक्वायरमेंट पे 800 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। लेकिन 24% रिक्वायरमेंट पे मुझे लॉस हो रहा है, यानी मुझे 24% की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही, लेकिन 23% की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। ये बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 23% तो इस मशीन से अर्न कर रहा हूं, लेकिन 24% अर्न नहीं कर रहा। क्या इस बात से आप एग्री करेंगे कि 23% में तो मुझे फायदा हो रहा है, लेकिन 24% पे मेरा फायदा नहीं हो रहा। तो यानी ये प्रोजेक्ट 23% से तो ज्यादा कमा के दे रहा है, लेकिन 24% कमा के नहीं दे रहा। ये बात समझ में आ रही है। तो वो परसेंटेज जिस पर एनपीवी क्या हो, 0, अब इसका मतलब मैं 23.5% करूं तो अगेन पॉजिटिव आया। अब ये सर ये नंबर इस तरीके से आ रहे हैं, आ जाए, मैं ये करता हूं, अगर मैं ये कहता हूं कि 23.8% है, तो अब -36 आ रहा है, 23.7% है, प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब 23.7% तो अर्न कर रहा हूं, लेकिन 23.8% अर्न नहीं कर रहा। ये बात समझ में आ रही है। तो दैट मीन्स अब एक एक्सेल का एक फार्मूला है, अब आई डोंट नो कि आप उस तरीके से यूज करते हैं या नहीं करते। व्हाट इफ एनालिसिस होता है, व्हाट इफ एनालिसिस, हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं, डेटा में व्हाट इफ, मैं क्या कर रहा हूं, गोल सीख, मैं कह रहा हूं इस वाले सेल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, बाय चेंजिंग दिस सेल। तो अब आपके सामने ये देखें क्या नजर आ रहा है, ये 0 तो आ गया, लेकिन 23.76%, यानी ये प्रोजेक्ट कितना अर्न करके दे रहा है, 23.76। सर अब हम ये पेपर में कैसे करेंगे, ये वाली बात आएगी ना, पेपर में कैसे करेंगे। तो मैं आपको हिंट दूंगा। अब इसका फॉर्मूला क्या है, फार्मूला, फार्मूले की तरफ आते हैं। ये वाली परसेंटेज, हाँ भूल गया मैं एक और बात, इस परसेंटेज को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी आईआरआर कहते हैं। अब ये आईआरआर
निकलता कैसे है। ठीक है, इसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन लॉजिक आईआरआर की आई होप समझ में आ गई होगी। एम आई क्लियर फॉर लॉजिक ऑफ आईआरआर? ओके। अच्छा, अब इसको मैं अगली सैटरडे वाली क्लास में जरूर, अच्छा तो मैं बताऊंगा कि ये लॉजिक आईआरआर का एक और फार्मूला हम इस तरीके से करेंगे तो रिव्यू भी हो जाएगा। तो इस सवाल में मैं आपको कह रहा हूं कि हमने इसका एनपीवी तो निकाल लिया, लेकिन आईआरआर इसका 23% है। लेकिन ये 23% कैसे आएगा, या 23.5 भी लिखेंगे या 4 भी लिखेंगे ना, तो मैं मान लूंगा, क्योंकि मैनुअली कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ माई पास्ट एग्जाम क्वेश्चन। मैं पास्ट में इस तरह के सवाल लेता हूँ, उसी से कॉपी पेस्ट किए हुए। ठीक है। अच्छा, अब शुड द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड, सीधी सी बात है, यस या नो। क्या आप, अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे इस मशीन से 25% अर्न करना है, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? नहीं। लेकिन अगर आप कहते हो मुझे इस मशीन से 20% अर्न करना है या 13% अर्न करना है, तो आप इस मशीन को एक्सेप्ट करोगे? यस। क्यों? क्योंकि जिस परसेंटेज पे एनपीवी पॉजिटिव आएगी, जिस परसेंटेज पे एनपीवी पॉजिटिव आएगी, तो देखा जाए 20% पे पॉजिटिव है, आप कह रहे हो मुझे 20% रिक्वायर्ड है, तो 20% के बाद भी अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो एक्सेप्टेड। अगर 20% पे ये नेगेटिव आता तो रिजेक्टेड। लेकिन आप बोलते हो नहीं मुझे 25% ऐड करना, आप बताओ, तो इसका मतलब 25% तो ये मशीन आपको ऑन करके नहीं दे रही, तो इसलिए क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे से मुराद, अच्छा एम आई आर आर भी मैं अपनी अगली क्लास में बताऊंगा। ये वाला, ये सवाल मैं आपको मॉडिफाइड इंटरनल रेट अगली क्लास में सॉल्व करवाऊंगा, और ये वाला केस मैं डिस्कार्ड कर दूंगा अगली क्लास में। ये मैं नहीं दे रहा, आपकी जो हालात हैं उस वजह से, बट ये मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की लॉजिक क्लियर होगी, ये कैश फ्लो डिसीजन मेकिंग वाली बात। यानी अब मैं, अगर मैं वापस अपने उस बात पर आऊं, किस बात पर आऊं, इस पे जाते हैं, यहाँ पे, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, मैंने फाइनल एग्जाम पेपर पैटर्न के बारे में कुछ आइडिया दिया, और वो आइडिया क्या था भाई, ये हमारा आ गया, हाँ, ये हमारा क्वेश्चन 1 था, ये हमारा क्वेश्चन 2 है, ये हमारा क्वेश्चन 3 है। अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे ना, क्वेश्चन 4 चीजें कवर कर ली। टेक्निक्स, टेक्निक्स में यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट पेबैक पीरियड, एनपीवी और आईआरआर, ये निकालने आता है तो आपका ये वाला सवाल हो जाएगा। अब एप्लीकेशन फिर कैश फ्लोस, ये पांचवा सवाल है, और इसकी, इसमें दो चीजें हैं, इसमें एम आई आर आर और ये इन्वेस्टमेंट डिसीशन है, इसके दो सवाल हैं, इसकी तरफ जाते हैं। ये वाला सवाल, अच्छा, आई जस्ट वांट, इस वक्त 7:23 हो रहे हैं, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, इस सवाल को पढ़ें और फिर सजेस्ट करें कि कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को, जस्ट टू हैव द आइडिया। सपोज करें मैं आपको ये सवाल डिस्कस अभी नहीं करता और एग्जाम में ये दे देता, तो क्या आपके पास इसका जवाब है या नहीं है? अभी हमने जो पढ़ा है उसकी बेसिस पे कैश फ्लो तो मौजूद है, बस पैराग्राफ में है, और उसमें टाइम के बारे में कुछ बात की गई है। ठीक है, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि क्या, नाउ इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यस, आई वांट कि आप ये सवाल पढ़ें और सॉल्यूशन सजेस्ट करें कि कैसे आप करेंगे ये सवाल, अगर एग्जाम में आता तो कैसे करते। तो ये सवाल आपके सामने है, लेट्स चेक कि क्या आप इसको मैनेज कर सकते हैं या नहीं। एनी हिंट?
वरना मैं अभी इस करवा दूंगा, बट मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप शायद पढ़ तो लें। आपको स्क्रीन ही शो नहीं हो रही? आई एम श्योर इस वक्त मना है, अभी अभी डिसकंटिन्यू हुई है, आप रीज्वाइन कर लें, लिंक वो सेम लिंक है। क्योंकि मैं इस वक्त दो सिस्टम से लॉगिन हूँ और मैं मुझे दोनों में नजर आ रहा है। सेम मेथड है, क्वेश्चन स्क्रिप्टेड फॉर्म में है, स्क्रीन टू मेक श्योर योर कैमरा इज प्लग्ड इन। नहीं, ये तो प्योर है। एनपीवी से सॉल्व करेंगे, एक्सेलेंट, गुड, सही है, माशाल्लाह, आप क्लोज रहे हैं, मतलब मिलता जुलता है। चले, मैं अब इसको सॉल्व करवा ही देता हूँ इस वाले कंटेक्स्ट में, ठीक है। अच्छा, अब इस पे आप आ जाते हैं, ये सवाल अगर मैं बात करता हूँ, एक मिनट, मुझे दिस इस सवाल को उनकी वैल्यूज चाहिए, उन वैल्यूज के लिए एक मिनट। हाँ, मैं अपनी दूसरी स्क्रीन से इसके सवाल ओपन कर लूं, फिर इसके बाद बात करते हैं। यस, दिस वन। अच्छा, सवाल में ये अज्यूम कर रहा हूं आप पढ़ चुके हैं, और अब मुझे इसको यहाँ पे ब्रीफ करना है इधर, और ये आ जाए कहाँ, दिस वन। अरे भाई, ये डिजिटल। ओके, ईयर जीरो। ये कह रहा है कि मिस्टर सिंघार, अच्छा एक सवाल यहां से आ जाए, ये कह रहा है मिस्टर सिंघार के पास 100 एकड़ जमीन है, ठीक है। एक मिनट, इधर से ये भी सही रहेगा, यस। ये कह रहा है मिस्टर सिंघार के पास 100 एकड़ जमीन है, ठीक है। और वो सोच रहा है कि उससे उसको दरख्त लगाने हैं, जितनी भी जमीन है उससे अगर अभी के अभी दरख्त राइट नाउ करेगा तो उसको कितने पैसे मिलेंगे? 10 लाख। यानी ये जीरो, इसको 10 लाख मिलेंगे, ये प्लस में ही है। इफ नाउ, अगर नाउ करेगा तो 10 लाख मिलेंगे, लेकिन 1 साल बाद अगर करेगा, चाय चाय इफ ही गेट्स, चाय दो चाय तो अब चाय 1 साल के बाद दरख्त थोड़े बड़े जाएंगे, ज्यादा लकड़ी मिलेगी, और उस ज्यादा लकड़ी की वजह से कितने पैसे मिलेंगे? 12 लाख, ठीक है। और 2 साल के बाद उसको कितने मिलेंगे? 14 लाख, ईयर 2 पे। ऐसा ही है। सवाल में अभी समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, टाइमलाइन बना रहा हूँ। इफ इफ ठीक है। और 3 साल, 3 साल के बाद कैश फ्लोस कितने हो जाएंगे? 15,50,000, 15,50,000। और इसके बाद हर साल कितने होंगे? 1 लाख से बढ़ेंगे, यानी ईयर 4 पे कितने हो जाएंगे? 16,50,000। और ईयर 5 पे कितने हो जाएंगे? 17,50,000। ये बात समझ में आ रही है? ये मैंने सिनेरियो का टाइमलाइन बना दिया, लॉजिक अप्रूवल। यहां तक हर कोई एग्री करेगा कि इस सवाल के ये कैश फ्लोज हैं? चैट पे लिख के बताए ताकि मुझे अंदाजा हो। ओके, सिर्फ रुबाब ने यस लिखा, बाकी ओके। तो अब या तो वो नाउ करे, अब आपको डिसाइड करना है। अभी करेगा तो 10 लाख, 1 साल बाद करेगा तो 12 लाख, 2 साल बाद करेगा तो 14 लाख, 3 साल बाद करेगा तो 15 लाख, 4 साल बाद करेगा 16.5 लाख, और 5 साल बाद करेगा 17.5 लाख। तो क्या ये सब बराबर हैं? क्या ये सब आज सारे के सारे नंबर्स बराबर हैं? नहीं, टाइम की वजह से और अमाउंट की वजह से उसमें डिफरेंस है। तो आप क्या प्रेफर करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? अगर मैं कहूं कि 1 साल बाद अभी किसके बराबर है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? 12 लाख को की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। और 12 लाख की प्रेजेंट वैल्यू कितनी से परसेंटेज से? इन्होंने परसेंटेज दी हुई है, मनी गिवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दे रहे हैं? 10%। सही है। तो डेट मीन्स 1.1 के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी?
1.1 के ऊपर पावर -1 किया जाएगी। अच्छा, 2 साल बाद के अभी के किसके बराबर होंगे? तो इस 14 लाख को 1.1 के ऊपर -2 की पावर लगानी होगी। एग्रीड। फिर 3 साल बाद अभी के किसके बराबर है, ताकि हम कंपेयर कर सकें। 15,50,000 1.1 के ऊपर -3 की पावर, देन 16,50,000 4 साल के बाद अभी के किसके बराबर है, 1.1 के ऊपर -4 की पावर। तो इसको हाँ अब इधर चाय बना दो यार, कैसे बोले यार वो टाइम नहीं है। जिसका माइक ऑन है बहुत वो ऑफ टाइम कर दे तो बेहतर है। सारे का सारे वो एक बार अभी करो। ओके, मैंने ही ऑफ कर दिया। हम कहाँ पर थे, क्या बता रहा था? हाँ, तो इसका मतलब अगर मैं इस तरीके से करूं तो अभी के 10 लाख, तो अभी के 10 लाख के बराबर ही है ना। अभी के 10 लाख, तो अभी के 10 लाख के बराबर ही है। 1.1 के ऊपर 0 की पावर, तो ये तो 10 लाख ही है। लेकिन क्या 1 साल बाद के 12 लाख अभी के 10 लाख के बराबर है? क्या करेंगे सर, हम करेंगे 12 लाख को डिवाइड बाई 1.1। तो सर 10,90,909 आया। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूं 2 साल के बाद 14 लाख रुपए अभी के किसके बराबर हैं, तो ये आया 11,57,000 57,025। और 3 साल बाद के 15.5 लाख किसके बराबर हैं, तो 1550 डिवाइडेड बाय 0.1 1.1 1.1। तो सर 11,64,538 11,64,538। ये भी देख लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वर्ड है ये वैल्यू। अब अगर मैं कहता हूँ 1650 1.1 1126 के बराबर है, 11,26,972। तो अब अगर आप ये भी निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कम ही आएगा। ठीक है, तो वो किसकी वैल्यू ज्यादा है? 10 लाख ज्यादा है, 10,90,000 ज्यादा है, 10,10,57, ये ईयर 0 नाउ, ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। तो इसको कब काटना चाहिए? पहले साल अभी काट लेना चाहिए, 1 साल बाद काट लेना चाहिए, 2 साल बाद काटनी चाहिए, 3 साल बाद काटनी चाहिए, 4 साल बाद काटनी चाहिए। तो इसको फिर कब काटना चाहिए, यही वाला सवाल कि इसको आप कब काट डिडक्ट करेंगे। जंगलात में लकड़ी ग्रो तो कर रही है, इस वक्त 10 लाख में लेंगे, लेकिन 1 साल बाद 12 लाख, 2 साल बाद 14 लाख, 3 साल के बाद 15.5 लाख। यस, मैं पूछ रहा हूं आप में से कितने, क्या सिचुएशन होगी? किसी ने जवाब ही नहीं दिया, सो गए गायब। ये बात सर समझ में नहीं आई, थोड़ा डिफिकल्ट है। वाई? ये फेस टू फेस में ही बताना चाहिए, कैलकुलेट कर रहे हैं, गुड। अब क्या है, जमा थोड़ी करना है भाई इनका, सामने आपके सामने नंबर्स है, नंबर्स पहचानने थे। क्या कैलकुलेट कर रहे हो भाई? चलो, मैंने अभी क्या किया, 1157 और 1164 में से कौन सा बेहतर है, ये पूछ रहा हूं मैं।
फ्यूचर 3 ईयर, इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल बाद के 15,50,000 की वैल्यू 4 साल बाद के 16,50,000 से ज्यादा है, या 2 साल बाद के 14 लाख से भी ज्यादा है। 2 साल बाद के 14 लाख की वैल्यू 11,00,000 1157 होगी। 4 ईयर के बाद 1650 की वैल्यू 1126 होगी, जबकि 3 ईयर के बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1164 होगी। दैट मीन्स यू शुड बी फॉलोइंग, उसको जो भी पर्सन थे, कौन थे ये जो भी एग्रीकल्चर वाले साहब थे, हाँ मिस्टर सिंघार, मिस्टर सिंगार को दरख्त कब काटने चाहिए? सवाल क्या था? कैलकुलेट द बेस्ट टाइम। मिस्टर सिंगार के लिए बेस्ट टाइम क्या है ट्रक करने का? आफ्टर 3rd ईयर या आफ्टर 4th ईयर या आफ्टर 2nd ईयर? लिख के बता दें। आपने फ्यूचर 3 ईयर लिखा, इन्होंने पूछा जो है 3 ईयर, आफ्टर 2nd ईयर या आफ्टर 3rd ईयर? रुबाब, देखिए 2nd ईयर, हाँ 2nd ईयर के बाद तो वो मिलेंगे ना 1157, 14 लाख मिलेंगे। 3rd ईयर के बाद 15.5 मिलेंगे, और 4th ईयर के बाद 16.5 मिलेंगे। तो 16.5 भी नहीं कह रहे आप, बोले 3 साल के बाद 15.5 बेहतर है, अगर मनी इज वर्थ 10%। तो ये एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड सवाल था। मैं वापस आ जाता हूं अब आपके लिए, जिन्होंने 3rd लिखा, गुड, अच्छी बात है जो फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक सैंपल आइडिया था इस एप्लीकेशन टाइप वाले जो 5वां सवाल था ना, तो इसके मैंने 3 सैंपल, इस तरह का सवाल या इस लॉजिक का सवाल वैल्यू चेंज करके आप एक्सपेक्ट करें फाइनल में। तो मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग को डिसकंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है, और रिकॉर्डिंग, ताकि रिकॉर्डिंग जमा होना शुरू हो जाए, रिकॉर्डिंग मैंने स्टॉप कर दी, ठीक।